ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कहते हैं कि इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल 4 है। मतलब अगर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें हमारे ओवरऑल एमडी कैट के सिलेबस में तो ये सारे के सारे लॉज नहीं है। पहले होता था कि हम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ते थे। अब हमारे पास एमडी कैट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नम्स के सिलेबस में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों हैं, और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आप एफएससी के सिलेबस में भी नहीं पढ़ते। मैं अगर इन लॉज के बारे में आपको ब्रीफली बताऊं, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको पता वैसे होना चाहिए क्योंकि ये टेम्परेचर की मेजरमेंट से रिलेटेड है, और इसके बाद मैंने कल कही थी कि जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उन तमाम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस का वर्किंग प्रिंसिपल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है किसको? एक थर्मोडायनेमिक स्टेट को जिसको नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक मेरे पास ए है और एक सिस्टम मेरे पास बी है, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। इसका टेम्परेचर टी ए, इसका टेम्परेचर टी बी, और टी ए ग्रेटर है टी बी से। आप क्या करें, किसी एक कंडक्टर के थ्रू इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो क्या है, हमारा जो नेचर का रूल है वो ये है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तो एक ऐसी स्टेट अटेन होती है जिस पॉइंट पर जाकर हीट ट्रांसफर की वजह से दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो जहां पर हीट के ट्रांसफर होने से टेम्परेचर इक्वल हो, हम उस स्टेट को नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। और थर्मल इक्विलिब्रियम के आगे फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होती, और यहां पर अगर कंडक्टर अटैच किया है तो कंडक्शन के थ्रू ये हीट ट्रांसफर हो रही है। अब जीरो लॉ क्या कहता है? जीरो लॉ ये कहता है कि इफ वी हैव थ्री सिस्टम्स ए, बी एंड सी, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। तो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो कौन इक्वल होंगे? ए और सी। तो यही जीरो लॉ कहता है कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अगर ए और सी आपस में डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं भी हैं तब भी उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। यह है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर हम बात करें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो हमारे जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं उन तमाम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता चुका हूं कि इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कैपिटल यू का करते हैं। अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो इंटरनल एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो तो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज होती है उन तमाम एनर्जीज का सम हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि टोटल एनर्जी हमारे पास किसी सिस्टम की। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं कि मेरे पास टोटल एनर्जी क्या है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एज अ होल पूरे सिस्टम की। उसके अलावा वो काइनेटिक एनर्जी है एज अ होल पूरे सिस्टम की। इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अलावा, क्योंकि ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी उस पूरी बॉडी की है, उसके मॉलिक्यूल्स की नहीं है। हम अगर एक गैस सिलेंडर की पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको हाइट पे लेकर जाएं,
तो हमारे पास उसमें पूरा का पूरा सिस्टम हाइट पे लेकर जा रहा है, हम उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे होते। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अलावा अगर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एनर्जी की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है, कौन सी? मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब मैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एनर्जी की बात करूं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, किसी गैस के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कौन कौन सी एनर्जीज हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हमारे पास उसमें फिर वही बात होगी वही एनर्जी की दो फॉर्म्स, एक होगी पोटेंशियल और एक होगी काइनेटिक। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्यों होती है? पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से होती है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। अगर ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो नॉन आइडियल गैसेस में होती है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीन तरह की हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास उस मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, उसकी लीनियर वन डायमेंशनल मोशन की वजह से, किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने की वजह से उसमें रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसमें एक और तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है और वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब याद रखिएगा कि जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब नॉर्मली हम गैसेस के अंदर जब बात कर रहे होंगे कि उनमें कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो ट्रांसलेशनल होती है और रोटेशनल होती है। अब ये हो गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी की बात कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गैस हमारे पास आइडियल है, तो एक आइडियल गैस के बारे में तो हम ये कहते हैं ना कि जो आइडियल गैस होगी वो रेस्ट पे होगी। वो क्या होगी? रेस्ट पे। और रेस्ट का मतलब क्या है? उसमें किसी भी तरह की इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है। रेस्ट का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरह की इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है या किसी भी तरह की अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जब आइडियल गैस होगी तो वहां पर एब्सेंस होगी हर तरह की फील्ड का, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल, कि ना तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी ना वहां पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। तो अगर हर तरह की फील्ड एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस नहीं होती, इसका मतलब जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है? जीरो है। तो सिर्फ और सिर्फ जो उसमें एनर्जी बच जाती है, फिर वो कौन सी बच जाती है? वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बच जाती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो नॉन जीरो है। तभी ये बात कही जाती है कि जो एक आइडियल गैस होती है, यानी ये ऐसा सिस्टम जो रेस्ट पे होगा, जो आइसोलेटेड होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मोनोटॉमिक गैस हो, क्योंकि ज्यादातर हम मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो अगर मैं एक मोनोटॉमिक गैस की बात करूं कि लेट से मेरे पास हीलियम है या कोई भी, तो मोनोटॉमिक गैस के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि मोनोटॉमिक गैस ने जब अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करना है यूं, तो उसका जो स्पिन रेडियस है वो बहुत छोटा है, छोटा सा हमारे पास वो एटम है, और उसने अपने एक्सिस के अराउंड जब स्पिन करना है उसका रेडियस बहुत छोटा। तो हम अगर उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ टाइम आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब रेडियस उसका स्मॉल होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, और इतना स्मॉल कि हम उसको निगलेक्ट करके जीरो कर देते हैं। इसका मतलब मोनोटॉमिक गैस के अंदर आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तभी जब हमसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि मोनोटॉमिक आइडियल गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या है, तो हम क्या कहते हैं? ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
ये पॉइंट मैं रिपीट कर दूं और उसको नोट के तौर पे मैं लिख भी दूं कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो इसका आप आंसर दे सकें। ये बात तुम्हें समझ आ गई कि गैस अगर आइडियल है तो आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होगी वो सिर्फ कौन सी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की कौन सी फॉर्म्स, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करें, जैसे एफएससी की बुक में उसने बात भी की है कि वो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, तो मोनोएटॉमिक के अंदर जब एक एटम अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जीरो कह देते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो फिर उसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी बची, सिर्फ और सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी बची तो वो ट्रांसलेशनल बची, और यही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, और अगर गैस आइडियल होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और गैस आइडियल कौन सी हो, अगर गैस आइडियल भी मोनोटॉमिक हो तो वो काइनेटिक एनर्जी की भी सिर्फ एक फॉर्म होगी, और वो कौन सी है, वो ट्रांसलेशनल होती है। लेकिन अगर तो आपका डायटॉमिक होगा ना, तो याद रखिएगा डायटॉमिक के अंदर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास एक्स वाई और जी एक्सिस हैं, तो उसमें एक्स वाई और जी एक्सिस उसकी ओरिएंटेशन के मुताबिक वहां स्पिन पॉसिबल होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि जब हम बात करेंगे आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के अंदर हमारे पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी is equal to kinetic energy of molecules। और अभी हम बात कर चुके हैं ऊपर कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है उसका ताल्लुक टेम्परेचर से क्या होता है, उसका ताल्लुक टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है। अब एक लॉ हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये यूज होता है कई दफा आपके डिफरेंट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस के अंदर, उसका मैं जिक्र यहां पर कर देता हूं। वो लॉ हमारे पास है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैं इसकी डिटेल में सिर्फ इसके मेन पॉइंट को आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्वली पार्टीशन हो रही है, इक्वली डिवीजन हो रही है एनर्जी के। ये लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल जो हमारे पास इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हर मॉलिक्यूल की होती है वो इक्वल होती है, वो डिवाइड हो रही होती है इक्वल। कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है मोनोटॉमिक, उसमें एक्स वाई और जी तीन एक्सिस के अंदर उसमें मूव करने की और एक एबिलिटी है कि वो एक्स के लॉन्ग मूव भी कर सकता है, वो वाई के लॉन्ग मूव भी कर सकता है, और इसके अलावा वो जी के लॉन्ग मूव भी कर सकता है। इसका मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी मैं फाइंड करूंगा तो मैं कहूंगा कि इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई, और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग जीरो। अब अगर इसकी इंटरनल एनर्जी मैं कहता हूं कि 300 जूल है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इक्वली डिवाइड हो रही होगी, हर डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड हो रही होगी। अब यहां पर एक और पॉइंट यूज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन मैं उसकी बात यहां पर नहीं कर रहा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आप लोग एफएससी में नहीं पढ़ते, लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन को यूज जरूर करते हैं। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारी बनती है उसका मैं नेट रिजल्ट लिखता हूं, वो ये बनती है कि अगर आपके पास एक मोनोएटॉमिक गैस हो तो मोनोएटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 3/2 kT, 3/2 kT। और यहां पर अगर K की बात करें, पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस ये फार्मूला चेंज हो जाता है R की फॉर्म में, तो ये लिखा जाता है 3/2 R इंटू T। इसी तरह अगर डायटोमिक गैस की बात की जाए तो डायटोमिक गैस में ये रिलेशन बनता है 5/2 K इंटू T, और ये 5/2 RT। क्या मकसद इस फार्मूला को बताने का, इस फार्मूला को बताने का जो मकसद है वो ये है
कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट होता है। चाहे वो गैस मोनोएटॉमिक हो, चाहे वो गैस कौन सी हो, वो डायटॉमिक गैस हो। तो जब आप कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। जितना हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी उतनी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो ये आपको मैंने जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताया है, इसमें मैंने आपको बेसिकली फार्मूला बताए हैं कि जो आपके यूज हो सकते हैं कहां पर, न्यूमेरिकल्स में। आपको न्यूमेरिकल के अंदर वो कहेगा कि टेम्परेचर है लेट से 300 केल्विन, या फाइंड करें इंटरनल एनर्जी किसकी, कोई भी गैस बता दे मोनोटॉमिक, तो फिर आपका फार्मूला 3/2 RT। साथ रियाज ये फार्मूलाज आते हैं इस लॉ से, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसकी स्टेटमेंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ KT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटॉमिक का 5 होता है, और पॉलीटॉमिक गैस का 6 होता है, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात ना करें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता है तो फिर उसके हवाले से आप इजीली ये फार्मूला खुद बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो क्या होती है। इसको DO ऑफ F या सिंपल F लिखा जा सकता है। अगर आपके पास मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 2। अगर आपके पास डायटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, सॉरी मैंने 2 लिख दी, ये होती है 3। डाया की 5 होती है। और पॉलीटॉमिक अगर गैस हो तो पॉलीटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 6। तो जो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है इसका जनरल फार्मूला ये बनता है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, F जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिवाइड बाय 2 इंटू K इंटू T। और हमारे पास यहां पर इसी फार्मूला को R की फॉर्म में भी लिख सकते हो, R इंटू T। अब ये F मैंने लिख दिया क्या है, उस F की वैल्यू पुट करते जाएं तो ये वैल्यू 5 और 3 आ जाती है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो ये फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैं इसको लिख दूं यहां पर अगर आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं किसके अंदर, इन द फार्मूला या इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये एग्जांपल ऊपर है, इसको देखें। जब मोनोटॉमिक गैस की बात करेंगे तो मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। कितने एक्सिस के लॉन्ग, 3, X, Y और Z। तो मुझे बताएं कि इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। इसी वजह से कहा जाता है कि मोनोटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, वो 3 है। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स है। और मोनोटॉमिक गैस में कितनी तरह की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, 3, X, Y और Z के लॉन्ग। इस वजह से मोनोटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। डायटॉमिक के अंदर 5 होती हैं, 3 होती हैं ट्रांसलेशनल और 2 होती हैं रोटेशनल। और अगर मैं ट्रायटॉमिक की बात करता हूं या पॉलीटॉमिक की बात करता हूं तो वहां 6 होती हैं, 3 होती हैं ट्रांसलेशनल और 3 होती हैं रोटेशनल। और हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो फिर वाइब्रेशनल की 2 मजीद ऐड हो जाती हैं हर एक में। फिर आपकी जो मोनो 3 नहीं 5 होगी, फिर डाया 5 नहीं 7 होगी, और फिर जो पोली होगी वो 6 नहीं वो 8 होगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करने हैं। तो जब डिफरेंट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से है। तो मैंने ये जो पर्पस था ये पूरी बात बताने का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताया है, और इसका कोई मकसद नहीं है। कहीं और अगर यूज हो जाए तो आप लकी हो, अदरवाइज डिफरेंट जो एकेडमीज होती हैं
वो अपनी प्रैक्टिस बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालती हैं इंटरनल एनर्जी को फाइंड करने के लिए। और यही वो फार्मूला है जो हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। और फिर यहीं से हम लोग कहते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के चेंज के साथ रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो ये पूरी की पूरी बात करने के बाद अगर मैं अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ये दो रिजल्ट याद रखने हैं कि एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज का टेम्परेचर के चेंज के साथ जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और आप इनको ऊपर वाले फार्मूला से बना भी सकते हैं कि ऊपर जितने भी फार्मूलाज हैं उसमें अगर मैं लास्ट फार्मूला लिखता हूं ये पोली वाला जो जनरल फार्मूला है, तो यह आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ ओवर 2 के या आर जो भी है उसके साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और के की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ, चेंज के साथ डायरेक्ट होगा। इससे ये पता चला कि जब हमारे पास किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है तो तभी हमारे पास उसकी इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो रही होती है।